भारत के द्वारा यूएन को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया गया है। अभी तक तो हम लोग यूएन में रिफॉर्म्स लाने के लिए कई सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन दिस टाइम अराउंड इंडिया के द्वारा यूएन को जो दिए जाने वाले फंड्स थे उसमें 54% का सडन हमें कट देखने को मिला है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे MEA जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज को कंट्रीब्यूशंस करती है, उसके द्वारा ओवरऑल इस साल 35% का हमें कट देखने को मिला है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो कट देखने को मिला है दैट इज़ टुवर्ड्स द यूनाइटेड नेशंस, जो कि ऑलमोस्ट 54% का कट है। एग्जैक्ट आंकड़े क्या है आपके साथ आगे जाकर के मैं शेयर करूंगा, लेकिन ये कट के बाद बेसिकली ये कहा जा रहा है कि इंडिया को बल्कि फंडिंग कट करने के साथ साथ जो यूएन के द्वारा चलाए जाने वाले पीस कीपिंग मिशंस हैं उसको भी अब बंद कर देना चाहिए। वहाँ पर भी जो हमारी सपोर्ट है वो भी बंद कर देनी चाहिए, जब तक कि यूएनएससी में सुधार नहीं आते, जब तक कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलती है। बात करेंगे इन कट्स के बारे में, इन आंकड़ों के बारे में, किस मात्रा में इनको किया गया है, डिस्कस करेंगे कि क्यों किया गया है, एंड साथ में इसको भी एनालाइज किया जाएगा कि क्या भारत के द्वारा जो ये कट्स किए गए हैं क्या ये रणनीति सही है या फिर नहीं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोलबाग में और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, जहाँ पर आपके लिए 2025 और 26 के लिए डेडिकेटेड बैचेस को शुरू किया गया है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के जो बैचेस हैं वो करोलबाग में हैं, और हिंदी मीडियम के जो बैचेस हैं वो दोस्तों मुखर्जी नगर में शुरू करवाए गए हैं। इसके अलावा प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर भी आपके लिए सिविल लाइंस में बैचेस को शुरू किया गया है 2025, 2026, एंड इवन जो यहाँ पर यूपी PCS का बैच है ये भी अवेलेबल करवाया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, सेंटर को विजिट कर सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे दिया गया जो लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, मेरा कोड भरिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करवा दिया जाएगा। ऑल राइट, सो कमिंग टू द नंबर्स, बेसिकली MEA के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो बॉडीज़ होती हैं उनको जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस किए जाते हैं उसमें 35% का हमें कट देखने को मिला है। इसमें किन किन बॉडीज़ की हम बात कर रहे हैं? नंबर 1 तो बिम्स्टेक है, दैट इज़ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन। नंबर 2 जो सार्क के सचिवालय को दिया जाने वाला हमारा फंड था वो भी कम किया गया है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी को भी पैसा कम किया गया है। नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को भी पैसा कम किया गया है, एंड यहाँ पर यूएन को भी पैसा कम किया गया है। जस्ट टू क्लियर द कंफ्यूजन कि नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको कि फंड्स अभी तक MEA के द्वारा ही दिए जाते थे। मैं उसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जो कि बिहार के राजगीर जिले में हमें देखने को मिल जाती है। हालांकि सबसे बड़े जो कट्स देखने को मिले हैं वो यूएन और नालंदा के लिए ही देखने को मिले हैं। यूएन के लिए जो पहले हम लोग एलोकेशन कर रहे थे, कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, वो 382 करोड़ का था, लेकिन अब वो घटाते हुए केवल 175 करोड़ कर दिया गया है। वहीं पर नालंदा के लिए जो हम लोग एलोकेशन कर रहे थे वो 300 करोड़ का था, जिसको कि अब घटाते हुए केवल 200 करोड़ पे लाया गया है। तो परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो कट्स हैं वो यूएन और नालंदा के लिए ही यहाँ पर किए गए हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली एक और बॉडी है जिसको कि MEA के द्वारा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया जा रहा था पहले, 0.02 करोड़ का। ये बॉडी का नाम है CSCAP, जो कि एक तरीके से थिंक टैंक टाइप तरह काम करता है, और इंडिया ने इसको सन 2000 में ज्वाइन किया था, लेकिन इस पर्टिकुलर बॉडी को अब इंडिया ने बिल्कुल ज़ीरो एलोकेशन कर दी है। मतलब कि कोई भी कंट्रीब्यूशन हम लोग इस संस्था को अब नहीं देने वाले हैं। इस संस्था का नाम है काउंसिल फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन द एशिया पैसिफिक। खैर, जो यूएन की यहाँ पे फंडिंग को कट किया गया है, इस मूव की बहुत सराहना करी है। सराहना किसने करी है? इनका नाम है श्रीधर वेम्बू। जो लोग IT बैकग्राउंड के होंगे उन्होंने डेफिनेटली इनका नाम सुना होगा। ये एक कंपनी है भारत में जिसका नाम है जोहो कॉरपोरेशन, जो कि ग्लोबल सॉफ्टवेयर जायंट मानी जाती है, और ये उस कंपनी के फाउंडर हैं और CEO भी हैं। इन्होंने
ट्विटर के माध्यम से ये बताया कि इंडिया का जो कदम था टू रिड्यूस द फंडिंग टू द यूएन, ये एक बहुत ही वेलकम मूव है। एंड इन्होंने साथ में ये भी कहा कि बल्कि मैं तो ये भी चाहता हूं कि इंडिया जो है वो अब यूएन मैंडेटेड पीस कीपिंग मिशंस में भी हिस्सा लेना बंद कर दे। इन्होंने कहा कि हमें एज इंडियंस को ना तो इनके साथ समय ना इनके साथ पैसा बर्बाद करना चाहिए। जब वो दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं तो हम लोग उनके पीछे क्यों लगे हुए हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग कि एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर जाइंट की कंपनी के सीईओ की आवाज़ मायने क्यों रखती है। इनकी आवाज़ मायने इसलिए रखती है बिकॉज इनको सबसे पहले तो 2021 में पद्मश्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में भी अपॉइंट किया गया था सन 2021 में। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है दोस्तों, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ही अंतर्गत काम करता है, जो कि अल्टीमेटली हमारे एनएसए मिस्टर अजीत डोवाल को ही रिपोर्ट करता है। एनएससी जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ये वो काउंसिल है जो कि आज से कई साल पहले हमारे पहले जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा स्थापित किया गया था 1998 में। और जब ब्रजेश मिश्रा जी को पहले एनएसए बनाया गया था, आज उसी एनएसए जो अजीत डोवाल हैं उनको रिपोर्ट करता है ये एनएसएबी, जिसके सदस्य श्रीधर वेम्बू को बनाया गया है। इसीलिए इनके द्वारा जो दिया गया इनपुट है ये काफ़ी मायने रखता है। नाउ सवाल ये आता है कि इंडिया के द्वारा इतना बड़ा कदम क्यों लिया गया है। सडनली हमने यूएन को अपनी जो बजटरी सपोर्ट है वो कम क्यों कर दी है। देखिए, इंडिया काफ़ी लंबे टाइम से प्रयास कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से यूएनएससी में सुधारों को लाया जाए। इनफैक्ट कल परसों की ही बात है, हमने वीडियो भी बनाई थी चैनल पर कि तब भी इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं श्रीमती रुचिरा कंबोज, इन्होंने यूएन के प्लेटफॉर्म पर जाकर कहा कि कब तक जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ये बाकी 188 मेंबर स्टेट्स की कलेक्टिव वॉइस को दबाने का कोशिश करेंगे। इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा है कि यूएनएससी 75 सालों से एग्जिस्टेंस में है, लेकिन जो करंट जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं उनको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और इसके पहले भी इंडिया ने यह भी कहा था कि अगर इनमें चेंजेस नहीं लाए गए तो यूएन ख़त्म हो जाएगा। और आज जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो बेसिकली यही है कि हम लोग यूएन को सपोर्ट देना बंद कर रहे हैं, जिससे कि अल्टीमेटली यूएन की जो रेलेवेंस है वो डेफिनेटली कम तो हो ही रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स के द्वारा इस मूव को क्वेश्चन किया गया है। देखिए, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 2 तरह की अप्रोचेस होती हैं, एक कैरेट अप्रोच होती है और एक स्टिक अप्रोच होती है। आप लोग यहाँ पर स्टिक अप्रोच अगर फॉलो करेंगे तो उस केस में इंडिया का जो केस है वो कमज़ोर हो सकता है। बेसिकली इंडिया 3 और कंट्रीज़ के साथ मिलकर के यूएन में सुधार लाने की कोशिश कर रहा है, परमानेंट सीट की मांग कर रहा है। इंडिया अलॉन्ग विद ब्राज़ील, जर्मनी और जापान ये वाली कोशिश कर रहा है और इस समूह को G4 का समूह भी कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर आज हम लोग यहाँ पे बजट कट करते हैं तो एक तरीके से एक डिबेट शुरू हो चुकी है कि अगर हम लोग बजट कट करते हैं तो एक तरीके से हम लोग खुद ही यूएन की इंपॉर्टेंस को कम कर रहे हैं। और एक तरफ हम लोग वहाँ परमानेंट सीट मांग रहे हैं, एक तरफ हम लोग वहाँ बजट कट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि जो बाकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा इस तरह के कदम नहीं लिए गए हैं। खैर, देखते हैं क्या होगा, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया इस चीज़ में प्रोसीड कैसे करता है। बात करें अबाउट दी यूएन पीस कीपिंग मिशन, तो वहाँ पर आपको बता दूं कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द यूएन पीस कीपिंग फोर्स। यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें इंडिया के जो ट्रूप्स जिनको कि हमने वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया हुआ है उनका नंबर है 6073। केवल 2 और देश हैं जो कि इंडिया से ज़्यादा ट्रूप्स यूएन को कंट्रीब्यूट करते हैं। फिलहाल की बात कर रहा हूं, वो नेपाल और बांग्लादेश हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा अंतर हमें देखने को नहीं मिलता। नेपाल ने 6247 पर्सोनल कंट्रीब्यूट किए हैं और बांग्लादेश ने 6197 पर्सोनल को यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पिछले 70 सालों में जब से यूएन के पीस कीपिंग मिशंस बने हैं तो हम लोग ऑलमोस्ट 2 लाख मिलिट्री और पुलिस पर्सोनल को कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। और ये बहुत ज़्यादा अजीब बात इसलिए बन जाती है बिकॉज जो परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं वो तो कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है। उनमें से केवल फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने कि 587 पर्सोनल को कंट्रीब्यूट किया है। एज़ कम्पेयर टू इंडिया या फिर एनी अदर कंट्री, फ्रांस का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम है। ओवरऑल 1948 से लेकर अब तक इंडिया ने 49 मिशंस में हमारी इंडिया की जो फोर्सेज हैं उन्होंने यहाँ पर सर्व किया है। एंड जो P5 नेशंस का कंट्रीब्यूशन है वो आसपास भी नहीं है। तो कहा यह भी जाता है कि इंडिया को ये भी एक स्ट्रैटेजी है जो कि अपनानी चाहिए, सो दैट हम लोग हमारी
जो यूएन की परमानेंट सीट है उसको अपना सकते हैं। बट यहाँ पर भी वही सवाल आएगा कि कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है कि अगर इंडिया ऐसा करता है तो क्या इंडिया के फेवर में जाएगी बात या फिर क्या इंडिया के खिलाफ जाएगी, देखना होगा क्या करते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ क्लियर है कि इंडिया यूएनएससी की परमानेंट सीट को बहुत अग्रेसिवली परस्यू कर रही है। वी विल वेट एंड वॉच कि इंडिया की आगे की स्ट्रैटेजीज क्या होने वाली हैं। आप लोग की क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, उसके बाद फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी एक्सेस जैसी सभी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो नीचे दिए गए बिटली लिंक पर जाकर के क्लिक कीजिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।